गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम कक्षा 7 की हिंदी आमोदिनी के पाठ 5 का अध्ययन करेंगे। तो आप अपनी बुक निकाल लीजिए और हिंदी आमोदिनी के पाठ 5 जिसका नाम है गुरु महाराज का आगमन का अध्ययन हम करते हैं। तो बच्चों, ये हमारा चैप्टर है गुरु महाराज का आगमन। ये पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि ये एक हास्य कथा है जो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही इंटरेस्टेड है। आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे। वैसे भी लाइव क्लास में मैं आपको ये पाठ पढ़ा चुकी हूँ। तो जो बच्चे लाइव क्लास नहीं ले पाए थे वो आज इस वीडियो में इस पाठ का आनंद ले सकते हैं। तो बच्चों, लेसन शुरू करते हैं। बचपन में मेरा एक मित्र था, उसका नाम था लल्लू। तो ये लेखक कह रहे हैं, लेखक अपनी तरफ से ये बात कह रहे हैं कि उनका एक मित्र था जिसका नाम था लल्लू। लल्लू के पिता धनी ग्रस्त थे। कई साल हुए पुराना घर तुड़वाकर तिमंजिला इमारत बनवाई। तभी से लल्लू की माँ की बड़ी इच्छा थी कि अपने गुरु महाराज को उसमें लाकर उनके चरणों की रज से घर को पवित्र करें। तो जो लेखक के मित्र थे ये लल्लू, उनकी माँ थी नंद रानी जिनका नाम था। तो उनकी एक इच्छा थी, वैसे उन्होंने एक मकान बनवाया था अपना तिमंजिला, जो तीसरी मंजिल तक था। तो उनकी इच्छा थी कि वो अपने गुरु को उस अपने मकान में बुलवाएं और उनके चरणों की रज से उसको पवित्र करें। कुछ दिन बाद गुरु महाराज आ गए, लेकिन कैसा खराब दिन था कि आकाश में काले बादलों की घटा छाई हुई थी और आंधी थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। मीन्स वो जो दिन था वो बारिश का दिन था, आंधी और बारिश का दिन था। और बारिश इतनी तेज़ थी, आंधी इतनी तेज़ थी कि बारिश जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही थी। तो बातचीत में रात हो गई। राह के थके हुए गुरुदेव खा पी कर पलंग पर जाकर लेट गए। बढ़िया पलंग और गुलगुले बिछौने पर लेटकर प्रसन्न चित्त गुरुदेव जो थे वो मन ही मन लल्लू की मां नंदरानी को अनेक आशीर्वाद दे रहे थे। लेकिन आधी रात में क्या हुआ कि उनकी नींद जो है वो उछट गई। आधी रात वो आराम से सो गए, लेकिन आधी रात बीती थी कि उनकी नींद जो है वो उछट गई। छत से पानी टपक रहा था। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो पानी की बूंदें हैं वो इनके गुरु जी के पेट पर टपक 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 रही हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसको कि ये पानी की बूंदें इनके पेट पर टपक रही हैं। तो क्या हुआ कि पानी की बूंदें इनके पेट पर टपक रही थी। आधी रात हो चुकी थी। वह पानी कितना ठंडा था, हड़बड़ाकर वह पलंग से उठ पड़े। और जैसे ही जो पानी वो छत से टपक रहा था वो पानी बहुत ठंडा था, तो हड़बड़ाकर जो है गुरुजी वो उठ उठ बैठे कि पता नहीं कहाँ से ये बारिश का पानी अंदर आ गया। निवाड़ का पलंग भारी नहीं था। मसैरी मसैरी समेत गुरुजी उस दूसरे कोने में खींच कर ले गए। अब क्या हुआ कि पानी जो है वो बहुत ठंडा था। गुरुजी उठ गए तो उन्होंने क्या किया, अपने पलंग को, निवाड़ का पलंग था उनका जिस पर वो लेटे हुए थे, निवाड़ पुराने ज़माने में चलती थी, तो निवाड़ का पलंग था। निवाड़ के पलंग को उन्होंने मसैरी यानी कि मच्छरदानी जो लगाते हैं उसके समेत अपने पलंग को गुरुजी ने दूसरे कोने में खींच लिया, क्योंकि वहाँ पर पानी टपक रहा था। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ से थोड़ा दूर हट जाऊँगा तो शायद पानी नहीं टपकेगा, और चुपके से फिर लेट गए और पलंग को खिसकाया और फिर वापस लेट गए। लेकिन एक मिनट भी नहीं बीतने पाया था कि फिर वैसे ही दो चार दो चार बूंद ठंडा पानी टप टप उनके पेट पर टपका। तो जैसे ही वो लेटे, थोड़ी देर में नहीं हो पाई थी कि फिर से उनके पेट पर ठंडा पानी टपकने लगा। गुरु महाराज फिर उठ बैठे, फिर पलंग को खींचकर दूसरे किनारे पर ले गए। तो पलंग को उन्होंने वापस खींचा और दूसरे किनारे पर वहां से भी खिसका लिया, पर पेट के ऊपर पानी का टपकना जारी था, अर्थात पेट पर लगातार उनके पानी टपक रहा था। इस बार पलंग को खींचकर चौथे मकान में चौथे कोने में ले गए, लेकिन वहां भी वही हाल हुआ। इस बार टटोल कर देखा, बिछौना भी भीग गया था। तो क्या हुआ कि अपना पलंग वो बार बार खिसकाकर एक जगह से दूसरी जगह कर रहे थे, लेकिन पानी बराबर उनका टपक रहा था। तो इस बार क्या हुआ कि उन्होंने देखा, हाथ से अपने बिस्तर को, बिछौना में बिस्तर को टटोल कर देखा तो उनका बिस्तर भी भीग गया था। सोने का उपाय नहीं है। तो उन्होंने सोचा अब बिस्तर भीग गया है, अब हम नहीं सो सकते, किसी भी कंडीशन में अब हमें नींद नहीं आएगी। तो क्या किया गुरुजी ने कि डरते हुए गुरु महाराज बरामदे में आ गए। वहाँ एक लालटेन जल रही थी, किंतु आदमी कोई न था। एक तरफ एक बेंच पड़ी हुई थी। लाचार होकर गुरुजी उसी पर जा बैठे। आधी धोती खोल कर उन्होंने देह को अच्छी तरह ढक लिया।
अब जो उन्होंने धोती बांधी हुई थी उसी को खोला और अपनी देह को अर्थात अपने शरीर को आधा ढक लिया। और आधे से उन्होंने क्या किया कि इसी समय एक नया उत्पात उठ खड़ा हुआ। तभी वो जाकर लेटे ही थे तो तभी क्या हुआ कि एक नया उपद्रव उठ खड़ा हुआ। मीन्स बड़े बड़े मच्छरों ने न जाने कहाँ से आकर उनके कानों के पास भिनभिनाना शुरू कर दिया। अब वो वहाँ से उठकर जो है वो बाहर जाकर वो बैठ गए, लेट गए। तो क्या हुआ कि मच्छर जो थे, बहुत सारे मच्छर उनके कान के पास आकर उन्होंने भिनभिनाना शुरू कर दिया। मच्छरों के काटने से जलन सी होने लगी। गुरुजी तेजी से उठकर वहाँ से भागे, लेकिन मच्छरों ने पीछा नहीं छोड़ा। अर्थात गुरुजी ने जो है वहाँ से उठकर खड़े होकर बाहर चले गए और थोड़ी दूर जाकर बैठ गए वहाँ से। तो लेकिन मच्छरों ने उनका पीछा वहाँ भी नहीं छोड़ा। गुरुजी बार बार लगातार इधर उधर हाथ पांव मारते थे। अर्थात मच्छरों को उड़ाने के लिए वो बराबर इधर उधर अपने हाथ पैर फेंक रहे थे। अंगोछा फटकाकर मच्छरों को भगाते थे, लेकिन किसी तरह उनके धावे को रोक ना पाते थे। अपना अंगोछा जो उनके गले में पड़ा हुआ था उससे वो जो है इधर उधर उनको भगा रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं था। वो उनके धावे को, मच्छरों के धावे को रोक नहीं पा रहे थे। गुरुजी की इस गोलाबारी से अगर दो चार मच्छर शहीद हो जाते थे तो उनकी जगह लेने के लिए नई कुमक आ जाती थी। कुमक मीन्स सेना। अगर गुरुजी दो चार मच्छरों को इधर उधर कर भी देते थे तो कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उन दो चार मच्छरों की जगह एक नई सेना मच्छरों की तैयार हो जाती थी। दुगने उत्साह से मच्छरों की फौज हमला कर देती थी। गुरुजी बरामदे में इस सिरे से उस सिरे तक भागने लगे। अब क्या हुआ, गुरुजी ने बरामदे में आकर बैठ तो गए, लेकिन मच्छरों ने उन्हें बैठने नहीं दिया, ना लेटने दिया। तो गुरुजी क्या करते थे बेचारे, इधर उधर भागते रहते थे। इस जाड़े की ऋतु में भी उनकी देह से पसीना छूटने लगा। कहीं की घड़ी में टन टन करके सुबह के 4 बजे। अब क्या हुआ, बेचारे शरद ऋतु थी, जाड़े की ऋतु थी, जाड़े का मौसम था। तो उस सर्दियों के मौसम में भी उनके इधर उधर भागने के चक्कर में उनके शरीर से पसीना छूटने लगा। कहीं की घड़ी में टन टन करके 4 बजे। गुरुजी ने खींचकर मच्छरों से कहा, काटो, जी भर के काटो। अर्थात कहीं की घड़ी बराबर आस पास पड़ोस में कहीं की घड़ी उन्होंने देखी होगी, तो मतलब आवाज़ सुनी होगी, तो उसमें 4 बज गए थे। 4 का घंटा उन्होंने सुना। तो जब वो परेशान हो गए तो उन्होंने मच्छरों से कहा कि भाई ठीक है, काटो, जी भर के काटो। अब मेरे हाथ पांव नहीं चलते, मैं इतना थक चुका हूँ कि अब मेरे हाथ पैर नहीं चल रहे हैं। इतना कहकर वे दीवार का सहारा लेकर जमीन पर बैठ गए और थक कर गुरुजी बेचारे जमीन पर बैठ गए। एक दीवार का सहारा लिया और जमीन पर बैठ गए। सुबह तक अगर जीवित रहा तो इस अभागे शहर में फिर नहीं आऊँगा। अब गुरुजी जो थे वो बहुत परेशान हो चुके थे, तो उन्होंने निश्चय किया, अगर मैं सुबह तक जीवित रहा, जिंदा रहा, तो मैं इस अभागे शहर में अर्थात इस शहर में मैं फिर कभी नहीं आऊँगा। सुबह जो गाड़ी मिलेगी उसी से अपने घर भाग जाऊंगा। तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब सुबह जो भी गाड़ी होगी मैं पहली ही गाड़ी से अपने घर भाग जाऊंगा। अब क्या हुआ, देखिए कि देखते ही देखते सभी कष्टों को मिटाने वाली नींद ने आकर उनकी सारी रात की तकलीफ दूर कर दी। अर्थात वो इतना थक गए थे कि उन्हें बैठते ही वहाँ नींद आ गई। गुरु महाराज अचेत से होकर वहीं वैसे ही सो गए और जिस दीवार के सहारे वो बैठे थे वहीं वो सो गए। सुबह नंदरानी नीचे उतर आई, देखा गुरुजी के कमरे का द्वार खुला है। कमरे के भीतर झांक कर देखा, गुरुजी भीतर नहीं। तो जहाँ नंदरानी जी ने उनका बिस्तर किया था तो वहाँ जाकर नंदरानी ने देखा कि गुरुजी सोए हुए हैं, उन्हें उठा देती हूँ, उठ जाएंगे, सुबह हो गई है। लेकिन क्या हुआ, उसने दरवाज़ा देखा तो वहाँ अंदर गुरुजी नहीं थे। लेकिन यह क्या मामला है, रात में पलंग दक्षिण की ओर था, अब उत्तर की ओर चला गया। जैसे ही उसने अंदर कमरे में झांक कर देखा तो पलंग तो दक्षिण की ओर डला हुआ था, लेकिन नंदरानी ने देखा कि यह उत्तर की ओर था। बाहर निकलकर नौकरों को पुकारा, लेकिन व्यर्थ, अभी कोई उठा ही नहीं था। गुरुजी कहाँ गए? एकाएक उसकी नज़र एक तरफ गई तो वे आश्चर्य से कह उठी, यह क्या है? एक कोने में जहाँ कुछ अंधेरा सा जान पड़ा, हिम्मत करके नंदरानी आगे बढ़ी। अब उसने क्या देखा कि गुरुजी जो हैं वो एक कोने में बैठे हुए हैं और उसने सोचा पता नहीं क्या हुआ पूरी रात जो गुरुजी यहाँ आकर बैठ गए। पास जाकर झुककर देखा, यह तो गुरुजी हैं। आशंका से वह चिल्ला उठी, गुरुजी, ओ गुरुजी। उसे कुछ डाउट हुआ तो वो जो थी वो तेजी से बोली कि गुरुजी आप यहाँ कैसे बैठे हैं?
गुरु महाराज उठकर खड़े हो गए, बोले, रात भर कितना कष्ट मिला, क्या बताऊं बेटी। गुरु जी बेचारे बहुत परेशान थे। वो बोले कि बेटी मैं नहीं बता सकता तुम्हें, मैं रात भर कितना परेशान रहा। नंदरानी ने घबराकर पूछा, क्या हुआ गुरु जी। तो नंदरानी भी बेचारी परेशान हो गई कि मैंने तो गुरुजी को बहुत आराम से अच्छे बिस्तर पर लिटाया था, मुलायम बिस्तर पर लिटाया था, तो गुरुजी परेशान क्यों हुए। गुरु महाराज ने कुछ रुआसे होकर कहा, नया मकान तो तुमने जरूर बनवाया है बेटी, लेकिन उसकी छत सब जगह से छलनी हो रही है। तो गुरुजी बोले कि तुमने नया मकान तो बनवा लिया बेटी, लेकिन इसकी छत तो बराबर टपक रही है, छलनी हो रही है, बराबर पानी आया रात भर जो पानी बरसा वह बाहर नहीं गया, सारा मेरी देह के ऊपर ही गिरता रहा। गुरुजी ने सोचा कि रात भर बारिश हुई और बारिश का जो पानी था वो गुरुजी के ऊपर टपक रहा था। खाट खींचकर जिधर भी ले गया वहीं पानी टपकता रहा। अब क्या हुआ, इस बार पलंग को खींचकर तो नया मकान तो तुमने जरूर बनवाया, लेकिन ये मकान बराबर टपकता रहा, मैं रात भर चैन से सो भी नहीं सका। इस आशंका से मैं बाहर भागा, लेकिन इसमें भी जान नहीं बची। बड़ी कोशिश और अनुनय विनय से घर में आए। गुरुजी की करुण कहानी सुनकर और उनकी बुरी दशा अपनी आंखों से देखकर नंदरानी की आंखें भर आईं। उसने कहा, गुरुजी यह तो तिमंजिला मकान है। अब नंदरानी समझ गई कि जो है ये मकान जो है वो तिमंजिला मकान है, तो ऐसा कैसे हो गया कि जो है मकान टपक रहा है, इस छत के ऊपर तो मकान है, तो छत कैसे टपक सकती है। तो उसने उनको बताया कि आपके कमरे के ऊपर खुली छत नहीं है, और भी कमरे हैं, वर्षा का पानी 3-3 छतों को तोड़कर आपके ऊपर कैसे आ सकता है। तो नंदरानी की बात ये समझ में नहीं आई थी। कहते कहते एकाएक उन्हें ख्याल आया कि शायद यह शैतान लल्लू की कोई कारस्तानी होगी। तो उसने कहा कि उसकी समझ में आ गया कि उसका जो लड़का है लल्लू वो बहुत शैतान है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये लल्लू की कारस्तानी हो। वह दौड़कर कमरे के भीतर गई, बिछौना टटोल कर देखा, बिछी हुई चादर बीच में से बिल्कुल भीग गई थी। ऊपर नजर डाली तो देखा घबराहट से में अभी भी बूंद बूंद करके पानी टपक रहा था। तो उसने क्या देखा कि बीचों बीच, बिस्तर के बिल्कुल बीचों बीच पानी जो है वो अभी भी लगातार टपक रहा था। चटपट मसहरी उतारी तो दिख पड़ा कपड़े में बंधा बर्फ का एक ढेला उस समय भी मौजूद था। तो उसने देखा कि एक मच्छरदानी उतारने के बाद उसने देखा कि बर्फ का एक टुकड़ा एक कपड़े में बंधा हुआ मच्छरदानी में रखा हुआ था। नंदरानी सब समझ गई। पागल की तरह झपट कर वह बाहर निकली और जो भी नौकर सामने पड़ा उसी को चिल्लाकर आदेश दिया, देखो दुष्ट कहाँ गया, दुष्ट अर्थात लल्लू। तो उसको गुस्सा आया, बहुत क्रोध आया। उसने नौकर को कहा कि देखो जहाँ भी वह दिखाई दे, कहाँ है उसको ढूंढ कर लाओ। तुम लोग और काम छोड़ो, जाकर उस बदमाश को जहाँ भी पाओ वहीं से मारते मारते घसीट कर लाओ। उसने आदेश दिया नौकर को कि जहाँ भी तुम्हें लल्लू मिले उसको मारते हुए यहाँ लेकर आओ। लल्लू के पिता उसी समय ऊपर से नीचे आ रहे थे। पत्नी का बेतहाशा बिगड़ना और चिल्लाना देख सुनकर वह भौचक्के से हो गए। बोले, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो। नंदरानी रो पड़ी, बोली, बिना किसी कारण के उसने गुरुदेव की क्या दशा की है, जरा चलकर देख लो। गुरुजी अपनी मूर्खता पर हो करके हंसने लगे। अब जो है सबने देखा कि गुरुजी देख नहीं सकते थे कि भाई बीच में ही गुरुजी को भी खुद हंसी आ गई अपने ऊपर कि एक ही जगह बीच में से पानी टपक रहा है, तो आखिर बात क्या है। ऐसा गुरुजी ने नहीं सोचा एक बार भी। तो उन्होंने यही सोचा कि बारिश हो रही है और बारिश का पानी जो है वो अंदर आ रहा है। नौकरों ने आकर कहा, लल्लू लल्लू बाबू कोठी में नहीं है। और एक नौकर ने आकर खबर दी कि वह मौसी के घर में बैठे पेट पूजा कर रहे हैं। तो एक नौकर ने आकर बताया कि लल्लू पूरे घर में कहीं नहीं है। दूसरे नौकर ने आकर बताया कि वो घर में नहीं, मौसी के घर में है और वहाँ बैठे पेट पूजा कर रहे हैं, अर्थात कुछ खा रहे हैं। इसके बाद लगभग 15 दिनों तक लल्लू ने अपने घर की चौखट पर पैर नहीं रखा। तो ये शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी की कहानी थी। बहुत ही अच्छी कहानी है। इसको पढ़ने से हमें ये सीख मिलती है बच्चों की, हमें कभी भी किसी को निरर्थक परेशान नहीं करना चाहिए और हमेशा हमें दूसरों के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो ये हमने लेसन पढ़ा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स हम इसके लास्ट में करेंगे। सबसे पहले हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। तो ये बच्चों शब्दार्थ हैं। शब्दार्थ आपको याद करने हैं
कॉपी में भी नहीं लिखने हैं और केवल आपको लर्न करने हैं। अब हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज नंबर 2। तो ये देखिए हमारी एक्सरसाइज नंबर 2 है। सही शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। सही शब्दों से रिक्त स्थान भरिए अर्थात क्या आना चाहिए इसमें, करेक्ट वर्ड हमें देखना है कि सही शब्द क्या आना चाहिए। देखते हैं क्या है इसमें। कि पहला है हमारा लल्लू के पिता धनी। लल्लू के पिता धनी थे, क्या थे, गृहस्थ। ये लेसन के अकॉर्डिंग ये हमें यहाँ फिल करना है। खास सेंटेंस है हमारा का पलंग भारी नहीं था। किसका पलंग भारी नहीं था, निवाड़ का। तो ये देखते हैं निवाड़ का पलंग भारी नहीं था। थर्ड है बरामदे में एक क्या चल रही थी, लालटेन। थर्ड है गुरुजी फटक कर मच्छरों को भगाते थे। क्या फटक कर, अंगोछा फटक कर। फिर है यह उसी शैतान लल्लू की कोई कारस्तानी होगी। तो ये हमारे फिलअप्स हैं, देख लीजिए आप अच्छे से। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। रात को गुरु महाराज के ऊपर क्या टपक रहा था। देखते हैं बरसात का पानी, बर्फ का पानी या घड़े का पानी। तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो है बरसात का पानी हमारा है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा कौन सी ऋतु में गुरुजी की देह से पसीना छूटने लगा। सर्दी की ऋतु में, ये हमारा करेक्ट आंसर है। गुरु महाराज अचेत होकर कहाँ सो गए, बरामदे में सो गए। मसैरी पर कपड़े में बंधा क्या रखा था, तो वहाँ पर एक बर्फ का डेला रखा था। तो ये हमारे सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाने की एक्सरसाइज थी। नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी कि करेक्ट सेंटेंस पर हमको करेक्ट का चिन्ह लगाना है, टिक करना है और गलत सेंटेंस पर हमको क्रॉस करना है अर्थात गलत का चिन्ह लगाना है। सही कथन पर सही का तथा गलत चिन्ह पर गलत का निशान चिन्ह लगाइए। तो पहला सेंटेंस है हमारा लल्लू के पिता धनी गृहस्थ थे। तो ये देखते हैं हम, लल्लू के पिता धनी गृहस्थ थे। आपने पढ़ा पाठ में, बिल्कुल सही सेंटेंस है ये। निडर होकर गुरु महाराज बरामदे में आए, बिल्कुल गलत। वो निडर होकर नहीं आए थे, डरते डरते आए थे। गुरुजी गर्मी के कारण परेशान थे, नहीं, सर्दी का मौसम था। गुरुजी बड़ी अनुनय विनय के बाद घर आए थे, बिल्कुल सही है ये। फिर है लास्ट में 10 दिनों तक लल्लू ने अपने घर की चौखट पर पैर नहीं रखा, नहीं, इसका आंसर 15 दिनों तक है, इसलिए ये गलत है। तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। ये देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज। पहला सेंटेंस है हमारा, पहला वर्ड है हमारा गृहस्थ। इसका ब्रह्मचारी है, सन्यासी भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हम लिख सकते हैं, सही हो जाएगा। अचेत का होगा सचेत, गांव का शहर, पवित्र अपवित्र, बचपन बुढ़ापा, इच्छा अनिच्छा। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज, निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। तो पहला है हमारा देह पोंछने का कपड़ा क्या कहलाता है बच्चों, देह पोंछने का कपड़ा कहलाता है अंगोछा। घर परिवार चलाने वाला, घर परिवार वाला अर्थात गृहस्थ। जो आदर के योग्य हो, आदरणीय। शरारत करने वाला, शरारती। तो ये हमारी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पर हम आते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण छाट कर लिखिए। उनकी नींद अकस्मात उचट गई। तो ये पहला सेंटेंस है हमारा अकस्मात, पहला वर्ड है हमारा अकस्मात। देख लीजिए इसमें से ये अकस्मात यहाँ हमारा क्रिया विशेषण है। उन्होंने देह को अच्छी तरह ढक लिया, ये हमारा अच्छी तरह है, इधर हमने लिख दिए हैं ये वर्ड्स और इधर हमने अंडरलाइन किए हैं। सुबह नंदरानी नीचे आई, इसका होगा नीचे। उन्होंने नौकरों को तुरंत पुकारा, इसका आंसर होगा तुरंत। तो ये हमने इधर लिखे भी हैं और इधर हमने इनको अंडरलाइन भी किया है। निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। अब देखिए पहला है अनुनय, इसमें बड़े ओ की मात्रा लगी है, तो ये हमारा हो जाएगा अनुनय, छोटे ओ की मात्रा वाला। व्यर्थ, तो ये देखिए व्यर्थ हमारा हमने सही करके लिखा है, इस पर था के ऊपर रा लगेगा। दूसरा है आशंका, ये बड़ा शाह होगा इसमें। और फिर है बिछोना, बिछोना, तो ये बिछोना हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी शब्द का उच्चारण कीजिए। तो ये उच्चारण करने के लिए है, मैं आपको बता देती हूँ एक बार उच्चारण करके। गृहस्थ, तिमंजिला, पवित्र, प्रसन्नचित्त, आशीर्वाद, अकस्मात, निवाड़, उपद्रव, कुमक, रुआसे, अनुनय विनय, कारस्तानी, बेतहाशा, मसहरी।
ये कुछ वर्ड्स हैं जिनका हमने उच्चारण किया यहाँ। नेक्स्ट है हमारा मौखिक प्रश्नों के उत्तर, या आप बुक पर ही कर सकते हैं। लल्लू कौन था? लल्लू लेखक का दोस्त था जो एक शरारती लड़का था। ये लड़का में आप इसके नीचे आप बिंदु लगा देंगे, ला के नीचे बिंदु लगा देंगे। लल्लू की माँ का नाम था, क्या नाम था? नंदरानी। जिस दिन गुरु महाराज आए उस दिन कैसा मौसम था? आंधी और बारिश का मौसम था उस दिन। गुरु महाराज अचानक हड़बड़ाकर क्यों उठ बैठे? तो ये देखिए क्यों उठ बैठे, यहाँ देखते हैं हम कि क्योंकि उनके ऊपर पानी टपक रहा था। ये इसका करेक्ट आंसर है। तो ये देख लीजिए, लेखक, पहले क्वेश्चन का आंसर लेखक का दोस्त जो एक शरारती लड़का था, ये यहाँ हम इसमें ला के नीचे बिंदु लगाएंगे। दूसरा है नंदरानी, तीसरे का आंसर है आंधी और बारिश, चौथे का आंसर है क्योंकि उनके ऊपर पानी टपक रहा था। तो अब ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स और सॉरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। तो ये देखिए क्वेश्चन आंसर्स इसके। तो पहला हमारा जो आंसर है बच्चों, ये लेसन का नाम इस पे गलत पड़ा हुआ है। लेसन का नाम है गुरु महाराज का आगमन। देख लीजिए चैप्टर नंबर 5 है ये हमारा, गुरु महाराज का, गुरु महाराज का आगमन। तो ये हमारा लेसन नंबर 5 है। इस पर लेसन का नेम जो है वो गलत पड़ा हुआ है बच्चों, इसको सही कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि लल्लू की माँ की क्या इच्छा थी और क्यों? तो इसका आंसर देखिए कि लल्लू की माँ की यह इच्छा थी कि वह अपने गुरुजी को अपने नए मकान में बुलाए, क्योंकि वह उनके चरणों की रज से अपने मकान को पवित्र करवाना चाहती थी। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, गुरु महाराज की नींद कैसे उचट गई तथा वह कमरे से बाहर क्यों भागी? तो इसका आंसर होगा कि गुरु महाराज की नींद उनके पेट पर पानी की टप टप बूंदों के टपकने से उचट गई। बिस्तर भीग जाने के कारण गुरु महाराज कमरे से बाहर आ गए। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, नंदरानी की आंखें क्यों भर आईं? गुरु जी की करुण कहानी सुनकर और उनकी बुरी दशा अपनी आंखों से देखकर नंदरानी की आंखें भर आईं। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, गुरुजी बाहर बेंच पर आकर जाकर क्यों बैठ गए? गुरुजी बाहर बेंच पर जाकर इसलिए बैठ गए थे क्योंकि रात भर उनके ऊपर पानी टपक रहा था, जिसके कारण उनका बिस्तर भी भीग गया था और परेशान होकर वह बाहर बेंच पर जाकर बैठ गए थे। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है हमारा कि कमरे के बाहर आकर गुरु महाराज के साथ क्या हुआ? कमरे के बाहर आकर मच्छरों ने गुरु महाराज को परेशान करके रख दिया। गुरुजी मच्छरों से बचने के लिए जहाँ भी जाते मच्छर उनके पीछे पीछे चले जाते थे। तो बच्चों ये हमारे सारे क्वेश्चंस के 5 क्वेश्चंस के आंसर्स हमने आपको बताए। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। वैसे लाइव क्लास में मैं ये चैप्टर आपको करा चुकी थी, लेकिन जो बच्चे नहीं कर पाए थे वो इससे अपना कर सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।